1 अगस्त 2020 के दिन सतीश चंद्र टंडन को कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जो कि खुद अपने पैरों से चलकर वहां तक गए थे। करीब 14 दिनों तक सतीश वहां एडमिट रहते हैं। चौंका देने वाली बात ये थी कि अस्पताल ने 24 दिनों में 14.5 लाख का बिल सतीश के घर वालों को थमा दिया था। अस्पताल पर आरोप है कि 20 दिन में 14,50,000 रुपए का बिल बनाया गया। देने का भी आरोप लगाया है हॉस्पिटल के ऊपर। 11 लाख वसूलने के बाद भी बॉडी नहीं दी गई, ये आरोप है परिजनों का। हॉस्पिटल देना चाहती हूँ, यहाँ भर्ती मत कराना, मत कराना, मत कराना, मत कराना। इन्होंने जो 15 लाख रुपए रुपया भी और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। हमने 11 लाख रुपए अमाउंट जमा कर चुके हैं। 11 लाख रुपए डिपॉजिट 11 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। अब बाकी बचा अमाउंट 3.5-4 लाख रुपए है, वो भी वो मांग रहे हैं, तब बॉडी रिलीज करेंगे। ये तो सिर्फ कानपुर की बात थी। देश के हर कोने में ऐसे हादसे सुनने को मिलते रहते हैं, जहां मरीजों को मनमाने तौर पर अस्पताल के द्वारा लूटा जाता है। पर ऐसा क्यों है? आपको बता दें, किसी फोर्टिस अस्पताल में तस्वीरों में नजर आ रही 7 साल की बच्ची आद्या की डेंगू से मौत हो गई थी। फोर्टिस अस्पताल ने इलाज का बिल करीब 16 लाख रुपए देने के बाद आद्या के मां बाप को शव सौंपा था। आपको याद होगा, हमने दिल्ली के पास गुड़गांव में मेदांता अस्पताल द्वारा दिए गए 16 लाख रुपए के बिल का एक डीएनए टेस्ट कुछ दिन पहले किया था। हमने इस खबर को लगातार दिखाया था और इसका फॉलो अप भी किया, तब जाकर यह मामला यहां तक पहुंचा। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.3% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका 16.5%, फ्रांस 11.9% और जर्मनी 11.8% खर्च करता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डाटा पब्लिश किया। इसके अकॉर्डिंग 35 फार्मा कंपनियों ने 945 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। बाकी आप खुद समझदार हैं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इन फार्मा कंपनीज ने कहाँ यूज किया होगा। हमारे देश के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है कि देश की 80% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सफिशिएंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक नहीं है। एम्स जैसा बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज एक स्टूडेंट पर 1.7 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन वहां पढ़े 53% डॉक्टर विदेश चले जाते हैं। डॉक्टर मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं, जिसे हम लोग आमतौर पर रेफरल भी कहते हैं, और बदले में मोटा कमीशन लेते हैं। हार्ट ब्लॉकेज सर्जरी के लिए तो 40,000 तक का कमीशन है। कोविड जैसी महामारी के बाद भी सरकार ने हेल्थ बजट में कोई बड़ा सुधार नहीं किया है। अभी रात के बज रहे हैं 12 और आप सब देख सकते हैं कि एम्स में सुबह में अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी तक लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो लोग अभी से लाइन में लगना स्टार्ट करते हैं। इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह हमारे देश में अस्पतालों ने लूट मचा रखी है और इससे आखिर बचा कैसे जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं अवकाश कश्यप। कोविड के टाइम पर कानपुर में एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट सामने आता है। एक्चुअली कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में अपने एक पेशेंट के इलाज का बिल 14.5 लाख रुपए बना दिया था और पेशेंट की फैमिली को ये बिल थमा दिया जाता है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि डेड बॉडी तक को आखिरी में फैमिली को नहीं दिया जाता है। हमने 11 लाख रुपए अमाउंट जमा कर चुके हैं। 11 लाख रुपए डिपॉजिट 11 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। अब बाकी बचा अमाउंट 3.5-4 लाख रुपए है, वो भी वो मांग रहे हैं, तब बॉडी रिलीज करेंगे। दरअसल होता यह है कि कानपुर के गोविंद नगर में एक अस्पताल है रीजेंसी नाम का। वहां पर 1 अगस्त 2020 के दिन पेशेंट सतीश चंद्र टंडन, जो खुद चलकर अस्पताल तक जाकर एडमिट होते हैं। करीब 24 दिनों तक उनका इलाज चलता है। इस बीच में उन्हें आईसीयू में भी रखा जाता है। पर घर वाले तब चौंक जाते हैं जब इन 24 दिनों का बिल करीब 14.5 लाख रुपए बना दिया जाता है।
घर वाले करीब 11 लाख रुपए भर भी देते हैं, लेकिन इसके बाद भी डेड बॉडी उनको नहीं दी जाती है। उनके बिल में जो 24 दिनों का बेड चार्ज था वही केवल 4,14,000 रुपए का था। करीबन 1.5 लाख रुपए की तो लैब सर्विसेज यानी कि लैब टेस्ट थे, और ऐसे ही अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे दामों पर रेट लगाए गए थे, जिनका टोटल करीब 14,50,000 रुपए बना था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ऐसे हजारों अस्पताल हमारे देश में मौजूद हैं और ऐसे लाखों इंसिडेंट हर घंटे, यहाँ तक कि हर मिनट घट रहे होंगे। आपने एक मूवी तो देखी ही थी, गब्बर इज बैक। उसके सीन्स तो शायद आपको आज भी याद होंगे। He's already dead, डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या है? बलराम नागपाल। रिजेंसी हॉस्पिटल का ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें सतीश चंद्र टंडन की बहू श्रुति कहती है, मेरे ससुर खुद चलकर अस्पताल गए थे। डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया, फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। कोई सही जानकारी नहीं दी, बस बिल बढ़ता गया। मरने के बाद बॉडी देने के लिए 3.5 लाख रुपए और मांगे गए। ये कहाँ का इंसाफ है। इस इंसिडेंट के बाद अस्पताल के ओनर अभिषेक कपूर कहते हैं, कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमें डेड बॉडी सीधे सरकार को सौंपनी होती है। जहाँ तक बात रही बिलिंग की, हम सरकारी रेट पर चार्ज कर रहे हैं। अगर परिजनों को दिक्कत है तो वो बैठ कर बात करें। आप खुद सोचिए, 24 दिनों में 4,50,000 रुपए का तो केवल बेड चार्ज। इतना चार्ज तो शायद 5 स्टार होटल के कमरों का होता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। ये इंसिडेंट सिर्फ एक परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक कड़वा सच है। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट का अड्डा बन गए हैं, जहां इलाज से ज्यादा बिलिंग का खेल चलता है। अब सवाल ये है कि सरकार को इन प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मरीज के लिए फिक्स चार्ज सिस्टम लागू होना चाहिए? क्या आपने कभी इस तरह की लूट झेली है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इंडियंस हर साल प्राइवेट अस्पताल और दवा कंपनियों की लूट का शिकार होते हैं। डॉक्टर और हेल्थ एक्टिविस्ट अरुण गद्रे ने 28 डॉक्टर का इंटरव्यू लिया और उनको पता चला कि अस्पतालों में 3 बड़े घोटाले होते हैं। पहला, रेफरल और कमीशन घोटाला। डॉक्टर मरीजों को दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं और बदले में मोटा कमीशन लेते हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हार्ट ब्लॉकेज सर्जरी के रेफरल का करीब 40,000 रुपए तक का तो कमीशन ले लेते हैं। मतलब जितना बड़ा अस्पताल उतना बड़ा घोटाला। दूसरा, अनावश्यक टेस्ट सर्जरी। कई बार डॉक्टर बिना जरूरत के भी कई सारे टेस्ट लिख देते हैं। कुछ फर्जी रिपोर्ट भी बनवा दी जाती हैं। कुछ इंसिडेंट में तो बिना जरूरत के सी सेक्शन डिलीवरी और दूसरी सर्जरी तक कर दी जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पता चला कि 44% पेशेंट की सर्जरी बिना जरूरत के ही कर दी जाती है। मतलब अगर वो पेशेंट सेकंड ओपिनियन लेते तो शायद वो सर्जरी जो उन्होंने करवाई है वो करवानी ही ना पड़ती। तीसरा, महंगी दवाइयों की साजिश। अस्पताल सिर्फ उन्हीं दवाइयों को बेचते हैं जिन पर उन्हें मोटा मुनाफा होता है। जैसे अमृतसर के एक कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर की दवाई टेमिक्योर 250 mg को दवाई कंपनी से 950 रुपए में खरीदा जाता है, लेकिन मरीज से इसके 18,647 रुपए लिए जाते हैं। इन दवा कंपनियों की अस्पताल वालों से बहुत अच्छी साठगांठ होती है। जब भी मार्केट में कई सारे ब्रांड आ जाते हैं तो दूसरी कोई भी चीज में कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे रेट घट जाते हैं। पर दवाई के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है। ब्रांड के नाम पर लूट चालू हो जाती है और ज्यादा ऊंचे रेट भी लगने लगते हैं। इसके बाद आता है डॉक्टर्स का रिश्वत लेना और उनके टारगेट्स। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को हर महीने 1000 मरीज देखने का टारगेट दिया जाता है अस्पताल के द्वारा, और अगर वो इन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है। डॉक्टर मरीज को महंगी दवाइयां लिखने पर मजबूर होते हैं क्योंकि अस्पताल दवा कंपनियों से मोटा कमीशन ले रहा होता है। इसके अलावा दवा कंपनी डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट्स, टिप्स और कैश बोनस देती है। आपने शायद सुना हो, कोविड के दौरान डोलो 650 बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे। बाकी आप
इतने तो खुद ही समझदार होंगे कि कोई भी कंपनी 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट यूं ही तो बांट नहीं देगी। कहीं ना कहीं उनका मतलब तो छुपा ही होगा इसके पीछे। अब इन सब बातों के पीछे एक सवाल आता है कि इस लूटपाट से बचने के लिए आप आखिर कर क्या सकते हैं। आज के टाइम पर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में कोई बीमार होता है और खुदा न खालसा उसे कोई ठीक ठाक बीमारी लग गई तो फैमिली फाइनेंशियल तौर पर कई बार 20 साल तक पीछे चली जाती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें। दूसरा, और जब भी आपको किसी भी डॉक्टर के द्वारा सर्जरी का सजेशन दिया जाए तो सेकंड ओपिनियन लें। मतलब जिस डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है सर्जरी के लिए उसके अलावा भी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले जाकर कि क्या आपको असल में इस सर्जरी की या फिर इस बीमारी के इस तरीके से इलाज की जरूरत है भी या नहीं। दवा खरीदते समय ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में फर्क समझें, क्योंकि ब्रांडेड दवाइयाँ कई बार बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती हैं, वहीं जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती और किफायती होती हैं। किसी भी मेडिकल प्रक्रिया के पहले उसकी जरूरत को पूरी तरीके से समझें और कई बार अलग अलग डॉक्टर से सजेशन लें। इस चीज को क्लेरिफाई करें कि आप उस चीज के लिए तैयार हैं भी या नहीं। और सबसे अच्छा उपाय है सरकारी हॉस्पिटल्स की सेवाओं का उपयोग करें। हमारे देश की 70% जनता प्राइवेट अस्पताल का खर्चा उठाने में असमर्थ है। क्या आपको पता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर्स में से 50% तो विदेश चले जाते हैं। और आपको बताएं कि हमारे देश की सरकार हेल्थ बजट पर जीडीपी का मात्र 3.3% खर्च करती है, जबकि अमेरिका और यूरोप के देश 10 से 15% खर्च करते हैं। आज हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की असली सच्चाई पर बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर्स, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और पॉलिटिकल फंडिंग की भूमिका शामिल है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार ने समय समय पर नए नए अस्पताल बनाने और हेल्थ केयर सुधारने के लिए बातें करी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भारत में पर 30,000 लोगों पर सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, जबकि भोर कमेटी ने 1943 में सुझाव दिया था कि हर 20,000 लोगों पर एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है कि 80% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पर्याप्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 707 जिला अस्पतालों में से सिर्फ 101 में ही सभी जरूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है। हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में आधे से ज्यादा सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। मतलब कई केसेस में तो सालों तक अस्पताल में बैठने ही नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की। भारत में हर साल लगभग 70,000 मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करते हैं, जिनमें से आधे सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। सरकार हर MBBS स्टूडेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बाद भी 50% से ज्यादा डॉक्टर्स विदेश चले जाते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार एम्स जैसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट पर 1.7 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? वहां से पढ़े 53% डॉक्टर तो विदेश चले गए। हमारे देश में डॉक्टर को सरकारी सेवा के लिए बॉन्ड भरने का नियम है, लेकिन बड़ी संख्या में डॉक्टर्स इसे तोड़ देते हैं। जहां एक तरफ हमारा देश डॉक्टर को सरकारी संस्थाओं में फ्री में पढ़ा रहा है, उन पर करोड़ों खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई पूरी होने के बाद या तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर देते हैं या फिर वो विदेश जाकर अपने देश से पल्ला ही झाड़ लेते हैं। अब आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में करप्शन और फार्मा कंपनियों की भूमिका पर। 2015-16 में फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर डॉक्टर्स को रिश्वत देने की शिकायतें आई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उसके अकॉर्डिंग 35 फार्मा कंपनियों ने 945 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब आप खुद सोचिए इनका क्या यूज किया गया होगा। इससे साफ पता चलता है कि ये कंपनियां सरकारों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे हेल्थ पॉलिसीज भी बहुत अच्छे तौर पर प्रभावित होती हैं। सरकारी डॉक्टर्स अपने प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी चलाते हैं और कई बार सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अपने निजी क्लिनिक में भेजते हैं। जहां सरकारी अस्पतालों में वही डॉक्टर 1 रुपए में देखेगा, वहीं अपने प्राइवेट क्लिनिक में वही डॉक्टर 500, 1000 या कई बार इससे ज्यादा तक फीस वसूलते हैं। और इस चीज पर कोई रोकथाम, कोई नियम कानून नहीं है। और अगर कोई कानून सरकार बनाती भी है तो ये डॉक्टर्स उनको बहुत आराम से तोड़ देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के पैसे नहीं है?
भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.3% हिस्सा हेल्थ सेक्टर पर खर्च करती है, जबकि अमेरिका जैसे देश 16.5%, फ्रांस 11.9% और जर्मनी 11.8% खर्च करता है। 2023 में सरकार का हेल्थ बजट मात्र 74,266 करोड़ रुपए था, जबकि इससे ज्यादा पैसा सरकार कंपनियों को टैक्स में छूट देने में खर्च कर देती है। राज्यों के संयुक्त हेल्थ बजट में जीडीपी का सिर्फ 0.96% है। कोविड जैसी महामारी के बाद भी सरकार ने हेल्थ बजट में कोई सुधार नहीं किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम में कितनी ज्यादा गड़बड़ है और इस पर कहीं ना कहीं कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। बस सब अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे को बता रहे हैं। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। समस्या को उजागर करने के साथ साथ हमें इसके समाधान पर भी बात करनी होगी। कुछ जरूरी सुधार जो सरकार को करने चाहिए। पहला, सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए। छोटे बड़े शहरों में अधिक से अधिक सरकारी अस्पताल बनाए जाएं। दूसरा, डॉक्टर के लिए सख्त बॉन्ड लागू किए जाएं। जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सरकारी सेवा में काम करना चाहिए, वो भी एक अच्छे खासे टाइम तक। तीसरा, फार्मा कंपनियों की पॉलिटिकल डोनेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को खत्म करके फार्मा कंपनियों और सरकार के बीच ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। चौथा, हेल्थ बजट बढ़ाया जाए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च पर खर्च बढ़ाकर इसे कम से कम 10% तक लाया जाए। पांचवा, क्यूबा मॉडल अपनाया जाए। क्यूबा जैसे छोटे देश ने अपने हेल्थ सेक्टर को दुनिया में सबसे बेहतरीन बना दिया है। आप जानकर हैरान रह जाएं कि क्यूबा हेल्थ सेक्टर में अमेरिका से भी आगे चल रहा है। हमें भी वहां से सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भारत की हेल्थ सेक्टर की असली कहानी। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस जानकारी को कितने ज्यादा लोगों तक फैला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट मुद्दे को उजागर कर रहा है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव हमें जरूर बताएं। हमारे देश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी होगी। और डिटेल्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। बस बहुत बड़ा बन गया वीडियो।